हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम 6 to 12 एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। आज जो बुक हम लेके आए हैं उसमें हम 6 क्लास की ज्योग्राफी को देखेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसका सिलेबस क्या है, जिसमें हम सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब में अक्षांश एवं देशांतर को देखेंगे, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, स्थल रूप एवं भारत के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही भारत की जलवायु, उसकी वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में देखेंगे। दोस्तों एनसीईआरटी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जो हमारे मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करती है, हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है। टू द पॉइंट है, ये रटना नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ को समझना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसे प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अलग है किससे, अन्य से। तो ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा से या चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी आपको सुनाई जा रही है, ये मान के चलने कि वो छोटा कोई 6 क्लास का बच्चा है, तो इससे हमें कोई चीज़ जल्दी समझ में आएगी। अब यहाँ हम देखते हैं, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग बात है कि अलग अलग समय पे अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण जो चंद्र होता है उसको लगभग महीने में एक ही बार देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं उन्हें हम देखेंगे। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इससे जो चमकती हुई छोटी वस्तुएं हैं उनको नहीं देख सकते? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सनलाइट इतनी तेज होती है दिन में कि हम रात में जो भी चीज़ें हैं हम उन्हें नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, हम उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। यहाँ से दूसरी जो आपकी कीवर्ड मिली, खगोलीय पिंड। इसके बाद अगर हम देखें कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, ठीक है, गैसेस से बने होते हैं, और इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्स, यानी तारा कहते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। अगर पूछें कि पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा तारा है तो सूर्य हो जाएगा आंसर में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। रात के समय चमकने या चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम उन्हें या उनकी ऊष्मा को या उनके प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज देखिए कितना छोटा दिखाई देता है। यदि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई एक विविध आकृति होती है उसको देख सकते हैं। यहाँ पे नक्षत्र मंडल की बात कर रहे हैं, जिसको अर्सा मेजर या बिग बियर भी कहते हैं। ये एक नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि, ठीक है, सप्तऋषि आप भी देख सकते हैं इसको। यह 7 तारों का एक समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तो सप्तऋषि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से बात कीजिए और वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ठीक है, और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। ये एक वर्क है छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। तो हम लोग तो यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट्स हैं।
चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए, ये वर्क हो गया। अब देखें, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, ठीक है ना। तो उत्तरी तारा है जो, वो उत्तर दिशा को बताता है। इसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को भी जान सकते हैं, ठीक है। तो चित्र में आप देखिएगा, आपके पास अगर हार्ड कॉपी है तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं चित्र में कैसे हम सप्तऋषि के संकेतक तारों के थ्रू ध्रुव तारे को देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से ही क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को हम क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लैनेट या फिर ग्रह कहते हैं। या जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहा जाता है, ग्रीक भाषा से या ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई, ठीक है, वर्ड से बना हुआ है, जिसका क्या अर्थ है, परिभ्रमक, अर्थात क्या, चारों ओर घूमने वाले, ठीक है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, या एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, ठीक है ना। सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है, जो कि अपनी ऊष्मा किससे प्राप्त करती है, सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पे यह बिल्कुल चंद्रमा की तरह चमकती हुई, ठीक है, शाइन करती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे कुछ रोचक तत्व भी दे रखे हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर क्या हैं, छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कोई बृहस्पति, शनि एवं यूरेनस है ना, तो इनके चारों ओर जो छल्ले हैं ये किस चीज़ से बने हैं, तो ये छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ होती हैं, जो पृथ्वी के इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके पास बुक हो तो आप प्लीज़ उससे देखिएगा। और ये जो बुक है ये इसमें काफ़ी चीज़ें जो है अपडेट हुई हैं इस समय में। तो चलिए देख लेते हैं। ये एक सारणी है जिसमें बताया है कि बुध में क्या है, कितने दिनों में सूर्य के चक्कर लगाता है, 88 दिनों में ये लगाता है। इसके बाद में शुक्र के बारे में बताया है कि क्या है ये, इसकी क्या खासियत है। तो ये सारे हम महेश बड़वाल की बुक से कवर करने वाले हैं। तो फिलहाल आप इस सारणी को देख लीजिएगा और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है या हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर भी लगाता है, ठीक है। चांद की बात कर रहे हैं, मून की। इसके बाद में हमारी पृथ्वी के समान 8 अन्य ग्रह और हैं। देखिए 8 अन्य ग्रह और हैं, उस समय 9 हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 8 ग्रह हैं जो सूर्य से क्या करते हैं, अपना ऊष्मा एवं प्रकाश लेते हैं, ठीक है। और उनमें से कुछ के पास अपने मून्स भी हैं, ठीक है ना, अपने मून्स भी हैं। तो अपनी पृथ्वी के पास सिर्फ एक चंद्रमा है, मार्स के पास 2 चंद्रमा हैं। इसी प्रकार से अलग अलग प्लैनेट के पास अलग अलग चंद्रमा है। कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं कि किस प्लैनेट के पास अपने खुद के मून्स नहीं है, तो वो है आपका शुरुआत के 2 प्लैनेट। कौन कौन से, बुध और शुक्र। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, क्या आप जानते हैं, देखिए शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंस नोट्स दे रखे हैं ना, बहुत अच्छा है, इसको ज़रूर पढ़िए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य के देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें, ये एक असाइनमेंट है छोटे बच्चों के लिए। यहाँ पे अगर हम देखें सौर मंडल के बारे में, तो सूर्य, उसके 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। हम सौर परिवार का नाम उसे ही देते हैं जिसका मुखिया क्या है, सूर्य है, ठीक है। तो यहाँ पे सौर मंडल की बात हो गई, जिसमें उसके ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सारे मिलके बने हैं, मुखिया है सूर्य। नेक्स्ट अगर हम देखें सूर्य के बारे में, तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। बहुत बड़ा है यह, अत्यधिक गर्म गैसों से भी बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं।
सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, ठीक है। और लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के कारण यह हमसे बहुत दूर है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। बहुत शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दिया है, क्लास 6 की एनसीईआरटी में इसी हिसाब से रहेगा। आने वाले बुक्स में जो ऑथेंटिक रहेगा ना, उसमें थोड़ा और क्लियर दिया होगा। अब हम देखें कि ये शॉर्ट में वर्क दे रखा है, शब्द की उत्पत्ति के बारे में है। तो जियो से क्या क्या बना है, जियोलॉजी, जियोमेट्री, जॉइड। तो जॉइड जो है पृथ्वी के आकार के अनुरूप होता है, इसको आप देख लें। और ये ट्रिक लिखा हुआ है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार किस प्रकार से ग्रहों को याद रखा जाए, ठीक है ना। तो माई वेरी, ये सारा आप देख लीजिएगा, बहुत आसान है। मरकरी, वीनस, अर्थ 3rd नंबर पे है सन से, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। आगे देखें तो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। बीच में सन रहेगा और जितने भी प्लेनेट हैं इसके एक निश्चित पथ पे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों यदि हम देखें कि ये किस आकार में फैले हुए हैं रास्ते, तो ये रास्ते हैं दीर्घ वृत्ताकार में, ठीक है। तो दीर्घ वृत्ताकार बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से मॉक टेस्ट जब बनता है तो बहुत कन्फ्यूजन होती है और रियल में एग्जाम में आएगा तो भी हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो रास्ते हैं क्या कहलाते हैं, कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे पास का तारा है। पहले नंबर पे बुध है, सेकंड पे है शुक्र, तीसरे नंबर पे है पृथ्वी, फिर है मंगल, ठीक है। इसी प्रकार से आगे आपका जो चार्ट है अभी हम देखते हैं उसको। तो अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगता है, केवल 88 दिन लगता है, ठीक है। और शुक्र को अगर देखें तो पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति क्या है, लगभग पृथ्वी के ही समान है। और सांझ का तारा, भोर का तारा, ये भी हम शुक्र को ही कहते हैं। आगे देखते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था जो सबसे लास्ट में था, तब मिला के हमारे 9 यानी 9 ये थे प्लैनेट। परंतु क्या अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय जो संगठन था इसने अपनी एक बैठक की थी अगस्त 2006 में। इससे भी एक प्रश्न बन सकता है तो इसे ध्यान रखेंगे। तो इसमें एक डिसीजन लिया गया कि कुछ समय पहले जो खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड हैं जिसमें 2003 UV 313 सीरस, इसे साइरस भी बोलते हैं, को जो है बौने ग्रह कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिसीजन लिया गया। इससे और विस्तृत से जानना चाहते हैं तो महेश वर्णवाल की बुक को पढ़िए या कोई भी ऑथेंटिक ज्योग्राफी की बुक पढ़िए। तो हम यहाँ आगे देखते हैं, वो सारी बातें हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। तो यहाँ अगर हम पृथ्वी के बारे में देख लें तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का तीसरा है स्थान। मैंने कहा पहले में आपका मरकरी आ जाता है, दूसरे में वीनस, यानी कि पहले में आता है आपका बुध, इसके बाद में आपका आता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी। तो इस हिसाब से देखें तो ये 3rd उसमें है। आकार में या देखें तो 5वीं है सबसे बड़ी। और ध्रुवों के पास देखें तो थोड़ी चपटी है ये, यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहा जाता है, यानी जॉइड कहा जाता है, ठीक है। तो जॉइड कहा जाता है। इसके बाद में देखें तो भू आप का मतलब क्या है कि पृथ्वी के आकार का। अब जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई गई हैं। यहाँ पे संभवतः क्यों कहा गया है, क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि मंगल ग्रह में कुछ साक्ष्य मिल जाएं, क्योंकि चांसेस तो है, इसके संभावना जताई जा रही है। तो यहाँ पे देखें तो अनुकूल परिस्थितियाँ पृथ्वी में है, ना तो यह अधिक गर्म है और ना ही यह अधिक ठंडी है। इसी प्रकार से यहाँ पे पानी एवं वायु भी उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, ठीक है ना। तो और यहाँ पे एक दिया है इंफॉर्मेशन कि क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति लगभग ये जो है आपका 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है, लगभग 8 मिनट का समय लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको देखिए। इसके बाद ये एक रोचक तत्व क्या है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पे कदम रखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक टास्क दिया है कि मालूम कीजिए कि कोई भारतीय चंद्रमा पे गया है क्या। तो ये डेट भी याद रखेंगे।
ठीक है, ये छोटे छोटे टास्क हैं। यदि आपके पास हार्ड बुक है तो वहाँ पे आप कर सकते हैं वर्क। अब अगला देखेंगे कि अंतरिक्ष से देखने में क्या पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसमें 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, ठीक है ना, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ये भी ध्यान रखें। अब हम चंद्रमा की बात करते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा काफ़ी नज़दीक में है, ठीक है ना। अब यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं, ठीक है ना। ऊपर हमने सूर्य की डिस्टेंस लगभग बताई और यहाँ पे हमने चंद्रमा की डिस्टेंस बताई। ये पास में है इसलिए हमें बड़ा दिखता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उपग्रह क्या होता है। यह एक खगोलीय पिंड है, ठीक है, जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार से चक्कर लगाता है जिस प्रकार से जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यानी उन्हीं के साथ साथ ये घूमते रहते हैं। और अगर मानव निर्मित उपग्रह की बात करें तो ये कृत्रिम पिंड होते हैं, ठीक है, नेचुरल नहीं होते हैं, मानव द्वारा बनाए होते हैं और वैज्ञानिकों के द्वारा इनको बनाया गया होता है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर देखें कि इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, ठीक है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में ये जो प्रेजेंट होते हैं कुछ भारतीय उपग्रह, जैसे प्रेजेंट है जो कौन कौन से हैं, देखिए ये लेटेस्ट तो नहीं है। जब आप लेटेस्ट में देखेंगे तो काफ़ी सारी आपको मिलेंगे, जिसमें इनसैट ये आपका IRS है, एडुसैट है, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ ये चित्र देख सकते हैं रॉकेट का प्रक्षेपण कैसे, ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा अगर हम देखें कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना दिन लेता है तो लगभग 27 दिन में पूरा करता है, ठीक है। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष में भी एक चक्कर पूरा कर लेता है और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। अपने अक्ष में भी घूम रहा है, पृथ्वी के साथ भी घूम रहा है, इसी के चक्कर में हमें इसका सिर्फ एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। यहाँ पे ना तो पानी है ना तो वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हमें जो छाया दिखती है चंद्रमा की, जब हम धरती से देखते हैं ना तो कुछ गड्ढे गड्ढे से दिखते हैं, तो वो यही होता है और हम लोग बोल देते हैं कि चांद में दाग है, ठीक है। तो ये साइंटिफिक क्या रीज़न है कि इसमें गड्ढे हैं, ठीक है, मैदान है, पर्वत है जो कि इसमें छाया बनाते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को हम देख सकते हैं। अब देखें क्षुद्र ग्रह के बारे में। तो फ्रेंड्स, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिनको हम पिंडों क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। आपने बहुत अच्छे से ध्यान दिया होगा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बीच में आपको क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी मिलती है। इसके बाद में आपके अलग 4 ग्रह जो आते हैं, ठीक है ना, तो इससे आप ध्यान रखेंगे। तो इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये ग्रहों के ही भाग हैं जो कि बहुत समय पहले विस्फोट के टाइम पे टूट के अलग हो गए थे। उल्का पिंड के बारे में देख लेते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पे गिरने जैसी होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं, ठीक है ना। तो फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना ही पृथ्वी पे आ गिरती है, तो इससे धरातल पे क्या गड्ढे बन जाते हैं। लोनार लेक याद है महाराष्ट्र में, तो वो इसी प्रकार से हुई है। अब देखिए, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली एक सफ़ेद चौड़ी पट्टी का या पट्टी की तरह ही एक चमकदार शाइनिंग, ठीक है, चमकते हुए रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का एक समूह होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है। हमारा सौर मंडल एक आकाशगंगा का भाग है और अगर हम देखें कि ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं तो बहुत है, ठीक है। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा में है, उसी का एक भाग है और प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम क्या पड़ा, आकाशगंगा पड़ा। अब आकाशगंगा करोड़ों तारों
बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर क्या ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अब हम ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करें तो ये बहुत कठिन है। वैज्ञानिक भी अभी तक इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी बिल्कुल भी इकट्ठी नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो जानकारियाँ तो हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है, हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ नया। तो इसके बारे में हम देखेंगे। और लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप हो, फिर पृथ्वी है, फिर सौर मंडल है, आकाशगंगा है, और ये पूरा ब्रह्मांड है, समस्त ब्रह्मांड जिसमें हम लोग हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस चित्र में आप साफ साफ देख सकते हैं। इसके बाद में अब ये कुछ वर्क दे रखा है, आसान से क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और आप कोशिश करिएगा कि हार्ड कॉपी से ही आप इसको पढ़ लें। इसके ये चार्ट को जरूर देखिएगा, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा दिखा पाना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसके ग्रह और ये कितने दिनों में अपना चक्कर पूरा करते हैं, कौन कौन से उपग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, इनके कितने सालों में चक्कर लगता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है। लेकिन अपडेट नहीं है, तो आप इसे अपडेट भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।